Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 8th of May 2024. तो आज हम 8 मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो इंटरनेशनल न्यूज बन रही हैं उससे रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो समाचार बन रहे हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम नेशनल न्यूज देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड स्कीम्स है उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। थर्ड हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक और वित्त से रिलेटेड अगर कोई समाचार बन रहा है, कोई न्यूज बन रही है तो वो हम कवर करेंगे। कुछ डिफेंस न्यूज देखेंगे, कुछ हम रक्षा समाचार देखेंगे। उसके साथ साथ हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज, हम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज कवर करेंगे। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे। नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण समाचार डिस्कस करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बन रही है तो वो कवर करेंगे। ऑब्चरी न्यूज, कुछ शोक समाचार हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, जो पुरस्कार और मान्यताएं हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई अवार्ड्स बन रहे हैं तो वो हम कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सारांश और समरी ऑफ द लेक्चर की आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज की क्लास के, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द इमेज यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो पहली हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है भारत और घाना के बीच में। तो अभी भारत और घाना ने क्या किया है, यूपीआई को घाना में और फेमस करने के लिए 6 महीने में GHIPPS सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब क्या है, जो घाना का सिस्टम है यूनिफाइड, जो घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, 6 महीने के अंदर अंदर जो भारत का यूपीआई इंटरफेस है वो भी उस पर काम करना स्टार्ट करेगा। तो यह लिंक दोनों देश के उपयोगकर्ताओं के लिए त्वरित और कम लागत वाले धन स्थानांतरण की अनुमति देगा। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति के चौथे सत्र के दौरान इस समझौते पर चर्चा की गई जो 2 से 3 मई 2024 तक अकरा घाना में आयोजित हुई। भारत और घाना ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन और लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर एक समझौते ज्ञापन की संभावना पर भी चर्चा की। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज। तो सेकंड हमारी इंटरनेशनल न्यूज है जो नेपाल की जनसंख्या प्रवृत्ति और जनसांख्यिकी संकेत के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो नेपाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो पिछले दशक में प्रति वर्ष 0.92% के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि दर है, जैसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। तो ये रिपोर्ट जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स और बेसिकली जो ऑफिस है उसके थ्रू पेश की गई है। वर्तमान अगर जनसंख्या की बात करें तो 29.2 मिलियन है। मध्य अप्रैल 2011 से मध्य अप्रैल 2021 तक 2.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो जो बजाज ऑटो है वो दुनिया की पहली सीएनजी मोटर बाइक के साथ परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। तो बजाज ऑटो ने क्या किया है, दुनिया की पहली सीएनजी मोटर बाइक प्रस्तुत की है या उसका मॉडल प्रस्तुत किया है। तो ये 18 जून की बात है। 18 जून 2024 को दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च की गई। यह नवाचार दैनिक आगमन के लिए किफायती विकल्प प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। सीएनजी मोटरसाइकिल पारंपरिक पेट्रोल चालित बाइकों की तुलना में कम चलने वाली लागत का वादा करती है। लॉन्च बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच आता है जिससे उपभोक्ताओं के एक से अधिक किफायती विकल्प मिल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। तो नेपाल सेट टू इंट्रोड्यूस न्यू 100 नोट फीचरिंग डिस्प्यूट टेरिटरीज। तो नेपाल जो विवादित क्षेत्रों को दर्शाने वाले नए 100 रुपए की नोट की पेशकश करने वाला है। तो नेपाल सरकार जो लिपू लेक है, लिम्याधुरा और काला पानी के जो विवादित सीमा क्षेत्र हैं उसको शामिल करने वाले नक्शे के साथ एक 100 रुपए की मुद्रा नोट पेश करने जा रहा है। नेपाल कैबिनेट ने 25 अप्रैल
और 2 मई 2024 को ही बैठकों में 100 रुपए के बैंक नोट के पुनः डिजाइन को मंजूरी दी। 2020 में नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके इन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने राजनीतिक मानचित्रों को अपडेट किया, जिसे भारत ने एक तरफा कार्य और अस्थिर करार दिया है। नेपाल 1807 की सुगोल संधि पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का तर्क है कि 1950 की शांति और मित्रता संधि ने सुगोल संधि को रद्द कर दिया है। क्लियर? तो नेपाल विवादित क्षेत्र को दर्शाने वाले नए 100 रुपए के नोट की पेशकश करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सीटी ग्रुप, जो बेसिकली है सीटी ग्रुप है, उसने अभी साइन किया है MRPA, मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, ताकि वो सपोर्ट कर सके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और बूस्ट कर सके ट्रेड थ्रू सप्लाई चेन इन फाइनेंसिंग। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और सीटी ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से SME का समर्थन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए MRPA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन विकास बैंक और सीटी ग्रुप इंक ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी एशिया प्रशांत क्षेत्र में वार्षिक व्यापार में अतिरिक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का समर्थन करने का लक्ष्य रखती है। MRPA SAME को ADB के ट्रेंड और सप्लाई चेन फाइनेंशियल प्रोग्राम के माध्यम से सीटी की सप्लाई चेन फाइनेंशियल सेवा तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। 2009 से ADB और सीटी के बीच सहयोग ने व्यापार में 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा प्रदान की, जिससे SME की वित्त तक पहुंच में सुधार हुआ और क्षेत्रीय लचीलापन भी क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो किस किस के बीच में बेसिकली साइन हुआ है, ADB और सीटी ने आपूर्ति श्रृंखला। क्लियर? नेक्स्ट, मिराय AMF ने निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF लॉन्च किया है। तो 2024 में 6 मई को मिराइट एसेट म्यूचुअल फंड ने मिराय एसेट्स निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 एक्सचेंज ट्रेड FFT लॉन्च किया है। क्लियर? यह भारत की पहली म्यूचुअल फंड योजना है जिसमें 50 मिड कप और 50 स्मॉल कप स्टॉक शामिल हैं। तो नया फंड ऑफर 6 मई 2024 से 17 मई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होगा। 23 मई 2024 से निरंतर बिक्री और पुनः खरीद के लिए फिर से खुलेगा। योजना का उद्देश्य ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 TRI के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न उत्पन्न करना है। क्लियर? तो याद रखना है, ये मिराट MMA ने निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट भी हमारा बैंकिंग और फाइनेंस से ही है। जो इन्फी बीम है उसने CC एवेन्यू पार्टनरशिप की है शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ, ताकि जो मर्चेंट का एक्सेस है उसको क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की किसके साथ पार्टनरशिप हुई है अभी? इन्फीबीम CC एवेन्यू के साथ। तो CC एवेन्यू इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का प्रमुख भुगतान ब्रांड ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ साझेदारी की, ताकि व्यापारियों को शिवालिक SFB के व्यापार गृह आधार तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह साझेदारी शिवालिक SFB की इंटरनेट बैंकिंग सेवा को CC एवेन्यू के भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करती है। शिवालिक SFB के खाता धारक CC एवेन्यू संचालित वेबसाइटों पर निर्बाध भुगतान क्षमताओं को सक्षम करेंगे, जिससे उनकी ऑनलाइन खरीदारी का अनुभव भी बेहतर होगा। CC एवेन्यू भारत में पहला भुगतान गेटवे खिलाड़ी था जिसने ऑनलाइन रिटेल व्यापारियों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया लेन देन को संशोधित किया है। क्लियर? नेक्स्ट है सेम वही GDP प्रोजेक्शन है, हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो इंडा जो है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी, अभी उसने जो भारत की GDP है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए उसको फोरकास्ट किया है कि वो 6.5 से बढ़कर कितनी कर दी है, 7.1%। तो पहले फोरकास्ट किया था इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने कि ये 6.5% रहेगी, और अभी इसको कितना कर दिया है कि ये कितनी जा सकती है, 7.1% तक बढ़ सकती है। नया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 7.0% के पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है। तो RBI ने कितना अनुमान दिया, 7% रखी है GDP फोरकास्टिंग, और इसने कितनी रखी है यहाँ पर, 7.1%।
वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय, कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट का ऋण मुक्त होना और एक उभरता हुआ निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय चक्र शामिल है। इंडारा को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय साल दर साल 7% बढ़ेगा, जो 3 साल का उच्चतम स्तर होगा। क्लियर? तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने क्या किया है, जीडीपी प्रिडिक्ट की है, फोरकास्ट की है भारत की। ओके, नेक्स्ट इज बैंकिंग और फाइनेंस से ही है नेक्स्ट भी हमारा। TSEZL और हाइजेनिक ने ओडिशा में ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन परिचालन बेसिक परियोजना स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। सो टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिकल जोन लिमिटेड और HHP5 बेसिकली जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसने ओडिशा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाइजेनको का लक्ष्य विभिन्न चरणों में प्रति वर्ष 1 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, जिससे प्रारंभिक चरण दिसंबर 2026 तक कमीशन के लिए निर्धारित है। उत्पादित हरा अमोनिया मौजूदा गोपालपुर बंदरगाह सुविधा के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। बेसिकली हाइजेन को इस परियोजना के हिस्से के रूप में 3 वर्षों में $2.5 बिलियन का निवेश कर रहा है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई फॉर एनआरआई यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। तो जो एनआरआईज हैं वो चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक का यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल करते हुए भी। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरआई को भारत में यूपीआई लेन देन का उपयोग करने के लिए अनुमति देने की एक नई सुविधा स्टार्ट की है। अब एनआरआई अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग यूपीआई लेन देन के लिए कर सकते हैं। इससे उनके एनआरई एनआरओ खाते के साथ भारतीय मोबाइल नंबर पंजीकरण करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। यह सुविधा एनआरआई के लिए दैनिक भुगतान प्रबंधन में सुविधा बढ़ाने का भी लक्ष्य रखती है। क्लियर? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले एनआरआई के लिए यूपीआई पेश किया है। नेक्स्ट है इन्फीबीम सीसी एवेन्यू एक्सपेंड मर्चेंट एक्सेस थ्रू शिवालिक एसएसबी पार्टनरशिप। तो अभी हमने ये सेम न्यूज पढ़ी है कि शिवालिक बैंक ने किसके साथ अभी पार्टनरशिप या साझेदारी की है, तो इन्फीबीम के साथ साझेदारी की है, जो ताकि जो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको क्या किया जा सके, कस्टमर बेस को एनहेंस किया जा सके, मर्चेंट तक जो एक्सेस है, जो ग्राहक तक आधार है वहां तक पहुंचा जा सके। तो सीसी एवेन्यू द्वारा संचालित वेबसाइट पर यह एकीकरण निर्बाध भुगतान को सुगम बनाएगा। तो याद रखना है, इन्फीबीम एवेन्यू की सीसी एवेन्यू ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सरसावा एयरबेस पर तैनात करेगी। तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना गोरखपुर और सरसावा उत्तर प्रदेश के वायु ठिकानों पर संयुक्त रूप से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैयार करने की योजना बना रही है। ये ड्रोन चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश तक निगरानी क्षमताओं को उत्पन्न करेंगे। ड्रोन सौदा जिसकी कीमत लगभग कितनी बताई गई है, $4 बिलियन है, उसमें 31 MQ-9B ड्रोन का अधिग्रहण शामिल है, जिसमें से 15 भारतीय नौसेना के लिए और 8 भारतीय वायुसेना और सेना के लिए निर्धारित है। MQ-9B ड्रोन 36 घंटे से अधिक की उड़ान समय, 4000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और इन्हें हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल और स्मार्ट बमों से लैस किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 65वां स्थापना दिवस मनाया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस बनाया है बीआरओ ने। तो बीआरओ है क्या, बेसिकली भारत का एक संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली बॉर्डर्स वाले एरिया होते हैं वहां पर रोड डेवलप के लिए काम करता है। तो नई दिल्ली में एक समारोह आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने की। रक्षा सचिव ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में योगदान के लिए बीआरओ की प्रशंसा की। बीआरओ को प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में अपने कार्य के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। तो डिफेंस से हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है। तो भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास किया है।
तो इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है जिसने अभी ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया। कहां पर की गई है? ये पंजाब में की गई है। तो भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया है। अभ्यास इसका शीर्षक है गगन स्ट्राइक सेकेंड, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और अटैक हेलीकॉप्टर के उपयोग को मान्य करना है। विभिन्न बल गुणक जिनमें अपाचे और ALH-WSI हेलीकॉप्टर शामिल थे, उन्होंने इसमें बेसिकली अपनी कार्यशक्ति का प्रदर्शन किया। व्यायाम या एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य विकसित क्षेत्र में यंत्रीकृत संचालन पर था। तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट फ्रेंडली एक्सरसाइज पंजाब में कंडक्ट किया। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज। तो महेंद्रगिरी बेसिकली तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसरो ने महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक पीटा पर पहली इग्निश परीक्षण सफलतापूर्वक किया। पीटा, पहले तो हमें पीटा पता होना चाहिए। व्हाट इज पीटा? पीटा इज प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल। तो इसरो ने क्या किया है? महेंद्रगिरी में सेमी, जो बेसिकली हमारे इग्निशंस हैं पीटा पर, उसका पहला सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया है। इस सफल इग्निशन ने इसरो के सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 विच इज LVM-3 रॉकेट और भविष्य के लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। लिक्विड प्रोपल सिस्टम सेंटर विच इज LPSC अन्य इसरो लॉन्च वाहन केंद्रों के समर्थन में अर्ध कार्याजिक प्रोपल्स सिस्टम के विकास का नेतृत्व करता है। क्लियर? तो इसरो ने महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक पीटा पर पहली इग्निश सफलतापूर्वक या पहला इग्निश परीक्षण सफलतापूर्वक किया। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने मेक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है। तो शोधकर्ताओं ने मेक्सिको की चेटमुल खाती में तामजा ब्लू होल की खोज की है। यह नीला गड्ढा पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा गड्ढा है। तो कहां पर पाया गया है? बेसिकली ये मेक्सिको में पाया गया, जो 1380 फीट की गहराई तक जाता है। यह पिछले रिकॉर्ड धारक शान्या एंग्लो ब्लू होल को 480 फीट से पार कर जाता है। यह खोज वैज्ञानिक अन्वेषण और संभावित नई समुद्री जीव के अवसर प्रस्तुति करती है। तो मेक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया गया। लेकिन ट्रेंच की बात करेंगे तो मरियाना ट्रेंच ही सबसे गहरी है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज बेसिकली। तो अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का अनावरण हुआ था, जो फॉर्मूला 1 रेस थी, जहां पर लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। तो मैकलेरन के लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 में विश्व चैंपियनशिप मैक्स वेस्टरपन को हराकर अपने करियर की पहली फॉर्मूला 1 रेस जीती है। तो लैंडो नॉरिस ने क्या किया? अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस जीती है। यह जीत नॉरिस के लिए सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित थी, जिनके नाम सबसे अधिक पोडियम बिना जीत के थे, और उन्होंने 110 ग्रैंड प्रिक्स में 8 बार उप विजेता स्थान प्राप्त किया था। तो ये 110 बार ये ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ कितनी बार ये जीते थे? 8 बार ये जीते थे। तो रेड बुल के मैक्स वेस्टरपन ने रेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद फेरारी के चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे। तो फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं? मैक्स वेस्टरपन, और सेकंड रनर अप कौन रहे हैं? चार्ल्स लेक्लर। नॉरिस 2024 सीजन में कार्लस सेंट जूनियर के बाद पहले ड्राइवर हैं जिन्होंने वेस्टरपन को हराया है। क्लियर? तो ये ऐतिहासिक जीत है लैंडो नॉरिस की। मियामी ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने अपना पहला बेसिकली फॉर्मूला 1 रेस जीती है आखिरकार 110 प्रयासों के बाद। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डे न्यूज की अगर मैं बात करूं तो 2024 में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। तो हर साल 5 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो पुर्तगाली भाषा है बेसिकली, तो मानव सभ्यता और संस्कृति में इसकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। पुर्तगाली भाषा देशों का समुदाय ने आधिकारिक रूप से इस दिन को 2009 में स्थापित किया था। तो कब इसे स्टैब्लिश किया गया था? 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। तो 2019 में यूनेस्को ने 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में घोषित किया, जिसको पहली बार 2020 में मनाया गया। यह दिन पुर्तगाली भाषा के महत्व को उजागर करता है, जो इंडो यूरोपियन परिवार की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज में अफ्रीकी विश्व धरोहर दिवस 2024।
तो अफ्रीका विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 5 मई को जो अफ्रीका संस्कृति है, जो अफ्रीका का कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने के लिए, लोगों को उसके बारे में जानने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 के अगर मैं थीम की बात करूं तो शिक्षा के माध्यम से अफ्रीका की धरोहर की सुरक्षा करना ही इस बार की क्या है, थीम है। तो यह आयोजन यूनेस्को द्वारा अफ्रीकी विश्व धरोहर कोष विच इज अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज फंड उसकी साझेदारी के साथ सहयोग से किया गया है। यूनेस्को ने 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया था और पहली बार 2016 में 5 मई को अफ्रीकी विश्व धरोहर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट डे है अफ्रीकी विश्व धरोहर दिवस, जो अफ्रीका की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नो डाइट डे 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे हर साल 6 मई को शरीर की सकारात्मक और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे 2024 का विषय है स्वयं को अपनाएं, आहार संस्कृति को अस्वीकार करें और खुद से प्यार करें। यह दिन 1992 में ब्रिटिश नारीवादी मैरी इवांग यंग द्वारा स्थापित किया गया था और पहला नो डाइट डे हमने कब बनाया था? 5 मई 1992 को हाइड पार्क लंदन में मनाया था। लेकिन बाद में इसे कब कर दिया गया? 6 मई कर दिया गया, ताकि सीको डियो मेयो उत्सव के साथ टकराव से बचाया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे 2024। तो कार्टून इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, कार्टून के इन्फ्लुएंस और कल्चर और सोशल कमेंट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 मई को विश्व कार्टूनिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो पहला व्यवसायिक रूप से सफल समाचार पत्र कॉमिक स्ट्रिप होगन की गली रिचर्ड फेल्कन आउटकोल्ड द्वारा बनाई गई थी और इसमें मिकी डुगन नामक पात्र को दिखाया गया था, जिसे येलो किड के नाम से बेहतर जाना जाता है। विश्व कार्टूनिस्ट दिवस की स्थापना 1990 में नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी द्वारा समाज में कार्टून के महत्व को उजागर करने के लिए की गई थी। तो याद रखना है, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस कब मनाया गया है? 5 मई को ये सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है 2024 का विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, जो 8 मई को मनाया गया है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की विशिष्टता और एकता का उत्सव मनाता है। इस वर्ष की थीम मानवता को जीवित रखना, मानवतावादी की भावना को उजागर करती है। यह दिन उन व्यक्ति को मान्यता देता है जो दूसरों के कष्टों को कम करते हैं और मानव गरिमा की रक्षा करते हैं। क्लियर? ओके, तो विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस जो कब मनाया गया है? 8:30 पे, बेसिकली 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024। ये भी कब सेलिब्रेट किया गया है? 8 मई 2024 को सेलिब्रेट किया गया है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इस आनुवांशिक विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित लोगों का समर्थन करना है। इस वर्ष की अगर मैं थीम की बात करूं तो जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए सम्मान और सुलभ थैलेसीमिया का उपचार है। यह दिन इलाज के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देता है और बीमारी से संबंधित मिथकों को भी दूर करता है। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस 2024 8 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है? अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपने पहले 4 युवा अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। तो 2024 में 4 मई को यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय सेलिब्रिटी एम्बेसडर नियुक्त किया। इस भूमिका में वो बच्चों के प्रारंभिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार की वकालत करेंगी। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों के लिए नए युवा प्रवक्ताओं के रूप में गोरांशी शर्मा, नाहिद, विनीशा और कार्तिक की भी घोषणा की। इन नियुक्तियों का उद्देश्य भारत में बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है, क्योंकि यूनिसेफ क्या करता है? चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए ही कार्य करता है। तो अभी करीना कपूर खान को क्या बनाया गया है? एम्बेसडर बनाया गया, नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का। क्लियर? नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। वीजा ने अपॉइंट किया है सुजय राणा को इंडियन कंट्री मैनेजर।
तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी। वीजा ने सुजय रैना को भारत का कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है। तो वीजा ने सुजय रैना को भारत का नया कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया। रैना भारतीय बाजार में वीजा की रणनीतिक पहलों का नेतृत्व और कार्यान्वयन करेगी। वे ग्राहकों और व्यापक भुगतान परिस्थिति तंत्र के साथ साझेदारी करेंगे। यह नियुक्ति भारत में वीजा की उपस्थिति और संचालन को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। तो सुजय रैना नाम याद रखना है, इंडियन कंट्री मैनेजर अपॉइंटेड बाय वीजा। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस है। तो नई दिल्ली में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कंडक्ट की गई। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये भी, डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। तो 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी सह अध्यक्षता सचिव जयपुर मजूमदार और सिंगापुर के स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ ने की है। राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक सहभागिता पर चर्चाएं हुई। मुख्य विषयों में प्रधानमंत्री के 12 सूत्रीय प्रस्ताव का कार्यान्वयन और वियंतियाने में आगामी आसियान भारत शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी शामिल हैं। क्लियर। तो नई दिल्ली में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। ऑब्चरी न्यूज से अगर मैं बात करूं तो फ्रैंक ए शोर्टन जो चेयरमैन थे एमिरेट्स के एंड फॉर्मर सीईओ थे बोइंग के, अभी उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो फ्रैंक एंडरसन शोर्ट्स जो बोइंग कंपनी के चेयरमैन एमेरिटिस बेसिकली चेयरमैन थे, उनका 92 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। शॉर्ट्स ने 1986 से 96 तक बोइंग कंपनी के सीईओ के रूप में सेवा की और जनवरी 1988 में बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वे 1 फरवरी 1997 को बोइंग कंपनी के चेयरमैन एमिरेटस बन गए थे। वे सिएटल मैरिनर्स बेसबॉल टीम के सह मालिक भी थे और 1999 पेशेवर उपलब्धि के ऑक्सफोर्ड कप में भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ऑब्चरी से, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे सलाम बिन रज्जाक, जिनका अभी 83 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे शेखर अब्दुल सलाम अब्दुल रज्जाक, जिन्हें सलाम बिन रज्जाक के नाम से भी जाना जाता था। अभी इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमारी थे और नवी मुंबई में ही अपने स्थान पर उनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद भी थे। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी, पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की अभी घोषणा की गई है। तो 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा 7 मई 2024 को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की गई। ये जो पुलित्जर अवार्ड्स हैं, ये पत्रकारिता और कला में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। विजेताओं का चयन पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर किया गया। एक औपचारिक मान्यता समारोह बाद में आयोजित की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष करेंगे, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला में उत्कृष्टता को सम्मानित किया है। और भारत की हैं भवी मेहता, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण में जीत हासिल की है। तो एक प्रदीप सेबेस्टियन की किताब थी द बुक ब्यूटीफुल, इन्होंने उसकी जो बुक जैकेट है उसको डिजाइन किया था और उसी के लिए इन्हें इस 9वें संस्करण में अवार्ड दिया गया है। ये जो द बुक ब्यूटीफुल थी, इसको हिटैच इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला में उत्कृष्टता को भी मान्यता देने वाला पुरस्कार है। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 8 मई 2024 के जो हमने कवर किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवर किए, जिसमें हमने देखा कि भारत और घाना ने अभी यूपीआई चालू करने के लिए एग्रीमेंट किया है और 6 महीने के अंदर अंदर घाना का जो सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, वहां पर यूपीआई चालू कर दिया जाएगा। सेकंड, हमने एक बेसिकली डेमोग्राफिक इंटीग्रेशन देखा था नेपाल की जनसंख्या से रिलेटेड। और बजाज वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनी बन गया है जिसने सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की है। नेक्स्ट, हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि जो विवादित क्षेत्र है नेपाल और भारत का, उसके मैप के लिए नेपाल ने 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया, जहां पर वो मैप को दर्शाया गया है। बैंकिंग और वित्त की मैं बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिटी बैंक का हमने साइन देखा, बेसिकली एग्रीमेंट देखा, जो एसएमई को बूस्ट करने के लिए, ट्राइड सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए फाइनेंस सेक्टर में ये साइन किया गया है। उसके साथ साथ हमने निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी देखा। उसके साथ साथ हमने सीसी एवेन्यू पार्टनरशिप देखी शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ, ताकि मर्चेंट एक्सेस को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। इंडिया रे की रेटिंग देखी, जिसमें उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट जो पहले 6.5% बढ़ाई थी, अब उसे बढ़ाकर कितना बताया है, 7.1% बताया है। उसके साथ साथ हमने हाइजेन और टीसेजल का
एमओयू देगा जो ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करेगा, कहां पर, उड़ीसा में। आईसीआईसीआई बैंक ने भी यूपीआई बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब अगर कोई एनआरआई हैं तो वो अपने इंटरनेशनल नंबर पर भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इन्फीबीम सीसी एवेन्यू ने एक्सपेंड किया है मर्चेंट एक्सेस के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप। देन हमने डिफेंस न्यूज से देखी जिसमें हमने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का जॉइंट डिप्लॉय देखा था MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन, जो गोरखपुर और सरास्वामा एयरबेस यूपी में बेसिकली संयुक्त रूप से तैनात किया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर एरियाज पे रोड डेवलप करती है, उसने अपना 65th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है, 65वां स्थापना दिवस मनाया है। और भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास भी किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा था कि इसरो ने कंडक्ट किया है फर्स्ट इंजीनियस टेस्ट सेमिक्स क्रायोजेनिक पीटा महेंद्रगिरी में। और उसके साथ साथ साइंटिस्ट ने अनवील किया है वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल, कहां पर, मेक्सिको में। खेल समाचार से हमने देखा था लैंडो नॉरिस ने पहली बार मियामी में ग्रैंड प्रिक्स जीती है, उनका ये F1 करियर की पहली जीत है। कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेज भी देखी थी जिसमें हम विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस देखा, अफ्रीकी विश्व धरोहर दिवस देखा, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस देखा, जो 5, 5 और 6 मई को क्रमशः सेलिब्रेट किए गए थे। नेक्स्ट हमने विश्व कार्टून दिवस देखा जिसको हमने कब सेलिब्रेट किया था, 5 मई को किया था। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस भी देखा जो 8 मई को बनाया गया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस देखा हमने जो 8 मई को सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड। तो अभी हमने देखा था कि जो यूनिसेफ है, जो बच्चों के राइट्स के लिए काम करता है, यूनिसेफ इंडिया, अभी उसने करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है और अपने पहले 4 युवा अभिवक्ताओं को भी इसने नियुक्त किया है। उसके साथ साथ हमने देखा था जो वीजा है उसने अपॉइंट किया है सुजय सरेना को एज अ इंडियन कंट्री मैनेजर। शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हमने मीटिंग देखी थी जिसमें हमने देखा कि नई दिल्ली में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कंडक्ट की गई है। शोक समाचार में हमने देखा था सबसे पहले तो चेयरमैन थे एमिरेट और पूर्व सीईओ थे जिनका भी क्या हो गया, निधन हो गया है। और उसके साथ साथ प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे सलाम बिन रज्जाक, जिनका अभी 83 वर्ष की उम्र में नवी मुंबई में निधन हो गया है। पुरस्कार और मान्यताओं की बात करें तो 2024 के अभी पुलित्जर जो पुरस्कार हैं उनके विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला में उत्कृष्टता को सम्मानित किया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 8 मई 2024 के डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।